तो आज की कहानी स्टार्ट होती है और आज की कहानी का नाम है द फ्रेंच फ्राइज। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फ्राइज नहीं, रेवोल्यूशन। तो ये है हमारी कहानी के करेक्टर, किंग लुइस 16, क्वीन मैरी एंटोनिया। उनके अलावा फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। तो इसमें और करेक्टर्स हैं, जैसे पहले जो है वो क्लर्जी, जिनको चर्च पीपल भी बोला जाता है। दूसरे हैं नोबिलिटी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल होते हैं, जो उसमें पूरे उनके काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले। और तीसरे लोग होते हैं थर्ड स्टेट के। थर्ड स्टेट में सारे तरह के लोग थे, पर अभी हमने इनको स्पेशल करेक्टर दिया है, तो ये सिर्फ रिच पीपल है। इनको बोला जाता था 3 स्टेट्स। और ये हैं हमारे कहानी के मुख्य किरदार, जिन्हें हम स्टार्स भी कहते हैं। ये लोग आते तो थर्ड स्टेट में ही थे, पर इनको अलग से इसलिए दिखाया है क्योंकि ये स्पेशल है। इसके अंदर आपके पीजेंट्स, लेबर्स और कॉमन पीपल आते हैं, आम लोग। पर ये उतने भी आम नहीं है। पेरिस 1789। ये कहानी सच्ची घटनाओं पे प्रेरित है। इसके सारे किरदार बिल्कुल वास्तविक हैं। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो सारे लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक सुबह एक अफवाह फैली कि राजा ने अपने सैनिकों को आम लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया है। इससे जो लोग थे वो गुस्सा हो गए। उन्होंने बिल्डिंगों को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जिन बिल्डिंगों को लूटा वो ज़्यादातर सारी की सारी सरकारी बिल्डिंग थी। सरकारी बिल्डिंगों को उन्होंने इसलिए लूटा ताकि उन्हें वहाँ पे हथियार मिले। इसी दौरान उन्होंने बेस्टिल, एक जेल थी, उसको लूटा, उसके कमांडर को मार दिया। क्यों? इससे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि राजा के खिलाफ जो भी बोलता था उसको इसी जेल में डाल दिया जाता था ज़बरदस्ती। तो इस जेल को वो राजा का एक रूप मानते थे, जिससे वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनको आवाज़ नहीं उठाने दे रहा। तो उन्होंने बेस्टिल पे हमला किया और उसके कमांडर को भी मार दिया। और जितने भी कैदी थे उस जेल में, उन सबको भगा दिया गया। सारे के सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया गया। अ न्यू चेन ऑफ इवेंट्स बिगिन, और नई घटनाओं की होती है शुरुआत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ओल्ड रिजाइम, इस टर्म को यूज़ किया जाता है 1789 से पहले कैसे लुइस 16 पूरे फ्रांस पे राज करता था, वहाँ की सोसाइटी चलाता था, वहाँ किस तरह के इंस्टीट्यूशन होते थे। तो बात है 1774 की, जब लुइस 16 को राजा बनाया गया। जब वो राजा बना तो जो उसका ट्रेजर था वो पूरी तरह से एम्प्टी था। क्यों एम्प्टी था? क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं को वॉर लड़ने का बहुत शौक होता था, तो ये हमेशा आसपास अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वॉर में ही लगे रहते थे। और फिर लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की भी हेल्प करी थी, ताकि उन्हें फ्रीडम मिल सके। फ्रीडम किससे? ब्रिटिशर्स से। तो फ्रेंच के ऊपर भी पहले ब्रिटिश वालों का राज था और अमेरिका पे भी, तो दोनों के सेम एनिमी थे, इसलिए लुइस 16 ने हेल्प करी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की। उसके अलावा जो उसका महल था और उसका कोर्ट था, उसमें भी काफ़ी सारा पैसा लगता था उसको मेंटेन रखने के लिए। राजाओं के महल को अगर अच्छे से साफ़ सुथरा बढ़िया दिखना है तो उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके अलावा उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, और कई सालों से वो युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध लड़ते लड़ते, जब हम युद्ध लड़ते हैं तो उसमें लोग तो मरते ही हैं, साथ में पैसा भी बहुत सारा खर्च होता है। तो अपने एम्प्टी ट्रेजर को भरने के लिए उसने टैक्स भी इंक्रीज़ कर दिए थे। अब एज यू नो गाइज, इनकी सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और लास्ट थर्ड स्टेट, जिसमें लॉयर, पीजेंट, सर्वेंट, लेबर, लैंडलेस लेबर और उसके अलावा बिग बिजनेसमैन, ये सब आते थे। तो ये जो पहली 2 स्टेट थी, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनके पास एक प्रिविलेज थी, एक फ़ायदा था कि इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था।
इनकी फैमिली में कोई भी पैदा हो जाएगा उसे टैक्स कभी नहीं देना पड़ेगा। सारा का सारा टैक्स कौन देगा? थर्ड स्टेट देगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि थर्ड स्टेट को कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ते थे। तो जो पहला टैक्स देना पड़ता था वो था, उसका नाम टेली। ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता था। ये इनकी सैलरी या वेजेस से डायरेक्ट कट जाता था। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो इन पे रेगुलरली लगते थे। जब ये सॉल्ट खरीदेंगे या टबैको खरीदेंगे तो इनके ऊपर लगेंगे। उसके अलावा जो क्लर्जी थे, चर्च वाले लोग, वो पीजेंट से अलग से एक टैक्स लेते थे और उस टैक्स का नाम था टी थे। अब ये जो क्लर्जी हैं, नोबिलिटी हैं, ये टोटल मिला के फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 10% थे। पॉपुलेशन का कितने थे? 10%। पर जो इनके पास लैंड थी वो पूरे फ्रांस की 60% लैंड इन्हीं लोगों के पास थी। तो बचे हुए कितने परसेंट लोग हो गए? 90% लोग। और इनके पास कितनी लैंड बची? सिर्फ 40%। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। जैसा आप देख रहे हैं, 1715 में इनकी पॉपुलेशन 23 मिलियन ही थी, जबकि 1789 में इनकी पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। 1789 में तो आपने देखा कि कैसे कैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी। जब उसी तरह से जो फूड ग्रेन्स है उनकी डिमांड भी बढ़ी, लोगों को फूड ग्रेन्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोग ज़्यादा खाना, पर ये प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, जो चीज़ें थी वो ज़्यादा महंगी होती जा रही थी। लोगों का वेजेस भी नहीं बढ़ रहा था, लोगों को सेम वेजेस मिल रहा था। और सिचुएशन कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती थी जब वहाँ पे कभी सूखा पड़ जाता था या कभी कभी ओले पड़ जाते थे, तो उससे पूरी फसल ख़राब हो जाती थी। तो जब आपका प्रोडक्शन ही कम होगा तो चीज़ों का रेट जो है अपने आप हाई होगा। जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो बहुत आम थे पर अपने आप में बहुत ख़ास भी थे, जिनके ऊपर सारे टैक्सेस डाल दिए जाते थे। तो इसमें जो पहले पीजेंट्स थे, अब पीजेंट्स क्या थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे उतने, तो इनको बस अपनी किन चीज़ों से मतलब होता था कि इन्हें खाना पूरा मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, इनका जो पैसा है थोड़ा बहुत बच पा रहा है नहीं बच पा रहा है, उसके अलावा इनको और कोई मतलब नहीं था। तो ये इसी के खिलाफ रिवोल्ट करते थे, रेवोल्यूशन करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। पर जो बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे थर्ड स्टेट के अंदर, ये मानते थे कि सोसाइटी में किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए उसके बर्थ के हिसाब से, कि वो नोबिलिटी में पैदा हो गया या वो क्लर्जी में पैदा हो गया तो उसे टैक्स नहीं देना, उसके लिए सब माफ़ है, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी से भी टैक्स ले सकता है। उनका मानना था अगर किसी को प्रिविलेज मिले तो वो उसकी किसी खास बात पे मिले, वो स्पेशल हो, ठीक है, उसके अंदर कोई टैलेंट हो, उसको प्रिविलेज मिले। तो ये जितना भी पीजेंट्स का रिवोल्ट था, बिजनेसमैन लॉयर्स की सोच थी, ये बैठते थे कैफ़ेज़ में, सलून्स में, ठीक है, और अपने आइडियाज़ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, न्यूज़पेपर में छपवाते थे, बुक्स में डालते थे। तो इससे पूरी ये बात पूरे फ्रांस में फैलने लगी, ठीक है, लोग जागरूक होने लगे, जुड़ने लगे। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो कैफ़े हाउस में बातें सुनते थे, जो पढ़ना लिखना जानते थे वो न्यूज़पेपर और बुक्स में पढ़ते थे। तो ये रिवोल्ट ऐसे पूरी जगह फैलना स्टार्ट हो गया। इसी टाइम पे इन तीन लोगों की जो बुक्स थी बहुत फेमस हुई। जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक्स रोज की सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इन तीन बुक्स में रेवोल्यूशंस के बारे में काफ़ी सारे आइडिया दिए गए थे। पहली जो बुक थी जॉन लॉक की, उसमें क्या बताया था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो राइट्स मिलते हैं मोनार्च को, ये नहीं मिलने चाहिए। मतलब जो राजाओं को फ़ायदे मिल रहे हैं या ये जो क्लर्जी या नोबिलिटी इनको फ़ायदे मिल रहे हैं टैक्सेस में, इनको नहीं मिलने चाहिए। तो इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। जो दूसरे हैं जीन जैक्स रोज, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। इनकी बुक में क्या था कि पीपल को और गवर्नमेंट को दोनों को मिल के काम करना चाहिए, इसलिए इनकी बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मिल बांट के जब लोग और गवर्नमेंट काम करेंगे तभी कोई देश आगे बढ़ पाएगा। और जो मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने बताया था कि पावर को बांट देना चाहिए, डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, जैसे इंडिया में भी होता है। कैसे पावर को बांटा जाता है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव।
एग्जीक्यूटिव में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ गए, आईएएस ऑफिसर आ गए, लेजिस्लेटिव में आपके नेता लोग आ गए, एमपी, एमएलए, और जुडिशरी में आपके आ गए कोर्ट, जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। तो इसमें बताया गया था कैसे एक पूरी गवर्नमेंट को हम लोगों की भलाई के लिए बना सकते हैं। इन तीनों बुक्स में 3 अलग अलग बातें बताई गई थी। लुइस 16 ने 5 मई 1789 को एक असेंबली बनाई, क्योंकि वो टैक्स बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो उसने तीनों स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के जो हेड होते हैं उनको बुलाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रांस का मोनार्च था उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो खुद डायरेक्टली मेरे जैसे राजा के मन में आया कि टैक्स बढ़ा दूं तो बढ़ा दे, इतनी पावर उसके पास नहीं थी। तो उसने एक असेंबली बुलाई ताकि वो टैक्सेस को बढ़ा सके। तो क्लर्जी से लगभग 300 लोग उस असेंबली में आए, नोबिलिटी से उसमें 300 लोग आए, थर्ड स्टेट से उसमें 600 लोग आए। तो इन्होंने क्लर्जी और नोबिलिटी वालों को तो एक दूसरे के सामने बिठा दिया, पर ये जो थर्ड स्टेट वाले थे इनको इन्होंने बैठने के लिए जगह नहीं दी, इनको पीछे स्टैंड में खड़े होने को बोला। तो ये पीछे स्टैंड में खड़े हो गए, पर वो भी सिर्फ बिजनेसमैन और लॉयर्स को, और बाकी के जो लोग थे, आम लोग जो थे, कॉमन लोग, थर्ड स्टेट के कॉमन लोग, जो जैसे वुमेन हो गई, आर्टिस्ट हो गए, पीजेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, उन लोगों को तो उन्होंने अंदर घुसने भी नहीं दिया उस असेंबली में। फिर असेंबली की शुरुआत हुई। तो असेंबली में ना एक प्रिंसिपल था कि क्लर्जी से एक वोट दिया जाएगा, नोबिलिटी से एक वोट मिलेगा, और थर्ड स्टेट से एक वोट मिलेगा। पर जो थर्ड स्टेट वाले थे वो इस बात को नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि जितने इंडिविजुअल्स आए हैं उसके हिसाब से वोट होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 300 इंडिविजुअल्स आए हैं क्लर्जी से तो इनके 300 वोट्स होने चाहिए। नोबिलिटी से अगर 300 आज लोग आए हैं तो 300 वोट होने चाहिए, और अगर थर्ड स्टेट से 600 लोग आए हैं तो 600 वोट्स होने चाहिए। पर इस बात को जो लुइस 16 था उसने मानने से मना कर दिया। तो इससे जो थर्ड स्टेट थी वो असेंबली से बाहर आ गई, उन्होंने असेंबली ही कैंसिल कर दी। कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई टैक्स बढ़ने का रीज़न ही नहीं हुआ, पूरी तरह से वैलिड ही नहीं हुआ, वो असेंबली को वॉकआउट कर गए। 20 जून को जो कोर्ट था वर्सिलीज का, उसमें थर्ड स्टेट के लोग आए, रिप्रेजेंटेटिव्स आए थर्ड स्टेट के, और उन्होंने खुद को फ्रांस का नई गवर्नमेंट बोल दिया और उसका नाम रखा उन्होंने नेशनल असेंबली। और उसी के साथ उन्होंने बोला कि वो बनाएंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे वो फ्रांस के राजा की, मोनार्च की जो पावर है उसको लिमिटेड कर देंगे। इसमें उनकी हेल्प के लिए कौन लोग आए? 2 लोग आए। एक आया मीराबेयू जो एक नोबल था, नोबिलिटी से था, और एक आया एबेसियस जो एक प्रिस्ट था, ठीक है, जो क्लर्जी से था। तो उनकी हेल्प के लिए भी बाकी लोग आने लगे। तो ऐसे स्टार्ट हुआ क्या? नेशनल असेंबली। जब ये सब चल रहा था तो फ्रांस में विंटर्स आ गई और ओले और बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो गई। तो उससे जो फसल थी वो ख़राब हो गई। अब फसल ख़राब हो गई तो फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहे थे, तो उनके रेट बढ़ने लगे। अब जो बेकर्स थे ये थे थर्ड स्टेट से ही लोग, पर हर किसी को अपना फ़ायदा चाहिए होता है, ठीक है। अब मजबूरी के टाइम पे लोगों को खाना तो है ही, तो रेट चाहे कितना ही बढ़ जाए उन्हें ख़रीदना तो पड़ेगा ही। तो बेकर्स क्या कर रहे थे? ब्रेड्स को जमा कर कर के रख रहे थे और बेच नहीं रहे थे। और कई घंटे से जो औरतें बाहर खड़ी थी लाइन में कि उनको ब्रेड मिलेगी, नहीं मिल रही थी, बेकर्स बेच ही नहीं रहे थे। तो ये गुस्साएँ जो महिलाएँ थी ये अंदर घुस गई उस बेकरी के, और उन्होंने सारी जो ब्रेड थी उसको लूट लिया। और इस तरह की घटनाएं पूरे सारे फ्रांस में होने लगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए लुइस 16 ने अपनी आर्मी को पेरिस में बुलाया कि तुम पेरिस में जाओ और जो भी ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं, इन्हें पकड़ो और जेल में बंद कर दो। पर लोगों को एक अफवाह मिली कि ये इनको पकड़ के जेल में बंद नहीं कर रहे हैं, ये इनको डायरेक्ट किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं। इससे लोग और गुस्सा हो गए और उन्होंने वो कदम उठाया
कौन सा वाला? बेस्टिल वाला। उन्होंने बेस्टिल पे हमला कर दिया, जो एक जेल थी। वहाँ के उन्होंने कमांडर को मार दिया, वहाँ के जितने कैदी थे सबको भगा दिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक आउटब्रेक स्टार्ट हुआ फ्रांस में, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया। बेस्टिल के बाद थर्ड स्टेट के पीजेंट्स, लेबर्स या लैंडलेस लेबर जो भी थे, सर्वेंट्स जो भी थे, उनका जो गुस्सा था वो नोबिलिटी पे चढ़ा। नोबिलिटी के लोगों के घरों को लूटा गया, ठीक है, उनके घरों को जलाया गया, उन पे हमले करे गए। उनके घर में जो रिकॉर्ड्स थे कि ये ज़मीन किसकी है, किससे कितना टैक्स लेना है, उन सब कागज़ों में आग लगा दी गई। तो कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा कि किसको कितना टैक्स देना है। तो इससे डर के कई नोबल्स जो थे वो भाग गए। कहाँ पे? अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में, कोई आसपास की कंट्री में, जहाँ पे उनको सुरक्षित जगह मिल सके। इसको देखते हुए जो लुइस 16 था उसने मान लिया कि ठीक है, चलो जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, और ये जो नेशनल असेंबली है इसको मैं एफिलेटेड कर देता हूँ कि हम मान लेते हैं कि अब फ्रांस पे इन्हीं का राज होगा, जो ये बोलेंगे वही होगा। 4 अगस्त 1789 को आखिरकार नेशनल असेंबली बन गई। उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसने जितना भी फ्यूडल सिस्टम था, ऑब्लिगेशन और टैक्सेस, मतलब जितनी भी छूट मिलती थी नोबिलिटी और क्लर्जी को, उसको हटा दिया। जितने भी टैक्स थे उनको हटा दिया। एबोलिश टैक्स, एबॉलिश प्रिविलेजेस। साथ में जितनी भी ज़मीन चर्च के पास थी उसको उन्होंने कॉन्फिस्केटेड कर दिया, मतलब कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि चर्च वाले तो उस ज़मीन का क्या करेंगे, तो उन्होंने इस ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ देख के लग रहा होगा कि मोनार्च आपको ख़त्म हो गया। नहीं, मोनार्च ख़त्म नहीं हुआ। और ये नेशनल असेंबली भी इतनी सिंपल नहीं है जितनी ये दिख रही है। नेशनल असेंबली में अगर आप ध्यान से देखो तो थर्ड स्टेट के लोग हैं, पर थर्ड स्टेट में जो सबसे मेन चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको थर्ड स्टेज के लॉयर और बिजनेसमैन दिख रहे हैं, कॉमन पीपल नहीं दिख रहे हैं। तो यहीं से समस्या और स्टार्ट होती है आगे की। नेशनल असेंबली ने लोगों को राइट टू लाइफ दिया, राइट टू फ्रीडम दिया, राइट टू वोट दिया, पर राइट टू वोट दिया सिर्फ मेंस को, और उसमें भी जो 25 ईयर से ऊपर के लोग होंगे। और साथ में उनको अपनी कम से कम 3 दिन की जो सैलरी है उसको एज अ टैक्स देना पड़ेगा, वो ही वोट दे सकता है। और उन्होंने दिया राइट टू स्पीच। अगर आपको लगता है कि नेशनल असेंबली ने सब कुछ अच्छा कर दिया था तो, और लुइस 16 हार गया, तो ऐसा नहीं था। लुइस 16 चुपचाप प्लान बना रहा था प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके। ये जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया है, ये भी चाहते थे कि ये जो रेवोल्यूशन जाग रहा है फ्रांस में इसको रोक दिया जाए, क्योंकि उसकी जो आग की लपटें हैं उनके खुद के देश तक ना पहुंच जाए, उनके खुद के लोग उनके खिलाफ रेवोल्यूशन ना कर दें। तो वो चाहते थे इसको दबा दिया जाए। तो वो लुइस 16 का साथ देने के लिए तैयार थे। पर नेशनल असेंबली को यह बात पता चल गई और उन्होंने खुद ही उस पर हमला कर दिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे। और इस टाइम पे उन्होंने अपना एक नेशनल एंथम बनाया जिसका नाम था मार्सिलिस। ये फ्रांस का बना नेशनल एंथम। पर वॉर करने के कारण प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से फ्रांस की जो ट्रेजर था वो वैसे ही पहले काफ़ी कम था और अब काफ़ी कम हो गया था। महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, लोग मारे जा रहे थे, पैसे नहीं थे खाने के लिए, चीज़ों के रेट बहुत बढ़ते जा रहे थे। तो उससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। फ्रांस के लोग जब प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते उन्हें एहसास हो रहा था कि जो नेशनल असेंबली है ये सिर्फ रिच लोगों के लिए काम करती है, जो रिच होगा उसी की सुनी जाएगी, उसी का काम होगा। पर पिछले रेवोल्यूशन से कई ग्रुप्स निकल कर आए थे जो चाहते थे इस रेवोल्यूशन को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएं। उन्हें फील हो रहा था नेशनल असेंबली उनके लिए काम नहीं करेगी। इसमें कौन थे? पीजेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, सर्वेंट थे, पुअर पीपल्स थे, ठीक है, जिनकी बीवियां घर पे रह गई थी, जो मेल्स थे वो युद्ध पे चले गए थे प्रूशिया पे हमला करने के लिए, ऑस्ट्रिया पे हमला करने के लिए, ठीक है। तो उसी में एक ग्रुप था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब को हम इनके साथ लेके चलेंगे, ठीक है, ब्लैक सोल्जर्स के साथ। ये अपने तरह का एक अलग ही ग्रुप था। इनके जो कपड़े थे वो डॉक वर्कर्स जैसे थे। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? डॉक वर्कर्स वो लोग होते हैं जो डॉक्स पे काम करते हैं, जहाँ समुद्री जहाज रुकते हैं। इनको सैंस क्लोटस भी बोलते हैं। फिर आया वो दिन 10 अगस्त 1792। ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे इन्होंने हमला कर दिया महल के ऊपर, द पैलेस ऑफ टुलेरीज का।
और इस महल पे हमला करने के बाद उन्होंने जो लुईस 16 था उसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जैकोबिन्स ने इसके बाद वहाँ पे इलेक्शन करवाए और साथ में जितने भी आदमी थे फ्रांस के, जो भी 21 साल से ज़्यादा तक का था, उसे राइट टू वोट मिला, उसने वोट दिया। और फाइनली 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस का मोनार्च था, जो राजा का रूल था, वो ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है फ्रांस के रिपब्लिक बनने की। पर ये कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, तो सुनते जाइएगा। आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आगे की कहानी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है गिलोटिन और एक है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये एक तरह से जन्म जन्म के साथी हैं। तो जब फ्रांस में चुनाव हुए और उनका जो ग्रुप था जैकोबिन क्लब और जो उसका हेड था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसको हेड बना दिया गया। तो जितने साल उसने राज किया, कितने साल किया, 1793 से 1794 को, और इस टाइम को बोला जाता है रीजन ऑफ टेरर। तो इसमें उसने क्या किया, जो भी लोग उसके खिलाफ होते थे, किसके खिलाफ, रिपब्लिक के खिलाफ, उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया था ना, तो जो भी उसके खिलाफ होता था उसको पकड़ते थे, कोर्ट में ले जाते थे रेवोल्यूशनरी के, और उनको लगा देते थे गुलोटीन पे, और फिर उनकी गर्दन काट दी जाती थी। ऐसा ही हाल हुआ था हमारे लुईस 16 का। लुईस 16 को पकड़ के भी गिलोटीन पे ले गए और उनकी गर्दन काट दी गई, और साथ में मैरिया अंटोनिया की भी यही हालत हुई। तो मैक्सिमिलियन जो भी रिपब्लिक के खिलाफ होता था उसको गुलेटिन पे ले जाता था। इससे लोगों में असंतोष फैलने लगा, अनसेटिस्फाई होने लगे। साथ साथ उसने चीज़ों को रैशन करना स्टार्ट कर दिया। रैशन मतलब हर किसी को क्वांटिटी के हिसाब से देना, कि जिस पे जितने पैसे उसके हिसाब से नहीं। तो इससे प्रॉब्लम बढ़ने लगी। उसने मीट और ब्रेड को रैशन कर दिया, उसने वाइट फ्लोर को, सफ़ेद आटे को पूरी तरह से बैन कर दिया। तो यही सारे कारण थे जिससे जो उसका ये सारा टाइम था डाउनवर्ड की तरफ जाने लगा, उसका डिक्रीज़ होने लगा। ठीक है, उसका जो सारा ये प्रोग्रेस था सब फिनिश होने लगा, वो नीचे की तरफ जाने लगा। रोबोस्पेयर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको सज़ा हुई गिलोटीन की। गिलोटीन पे ले जाया गया और उसकी गर्दन को काट दिया गया। इसके साथ ही जैकोबिन क्लब का जो रूल था वो ख़त्म हो गया। पर इस रूल में उन्होंने दो काम करे, एक अच्छा करा और एक बुरा किया। अच्छा क्या किया उन्होंने, उन्होंने एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी कर दिया, मतलब गुलामी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और गलत बात क्या करी उन्होंने, जितने भी वुमेन क्लब थे सबको बंद कर दिया। अब सबको पता है कि जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब से चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मैन हो, वुमेन हो, सब मिल के इसमें लगे हुए थे कि फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया जाए, मोनार्च को ख़त्म किया जाए, जो राजा है उसके जितने भी अत्याचार है उन्हें ख़त्म करा जाए। उसमें औरतें भी पीछे नहीं थी। जब फ्रांस के जो मेल थे युद्ध लड़ रहे थे, तो जो फ्रांस की फीमेल्स थी, औरतें थी, वो घरों को संभाल रही थी, वो पूरे देश को संभाल रही थी। फाइनली आखिर वुमेंस को 1946 में राइट टू वोट मिला। 1848 में जो स्लेवरी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हुई। 1789 में जो सेंसरशिप थी, सेंसरशिप क्या थी, सेंसरशिप में होता है कि आप किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रूल कर रही है आप उसके खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके सपोर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो पर उसके खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते। तो उसको भी हटा दिया गया, जिस अखबार को जो लिखना है जिसके बारे में वो लिख सकता है। फिर 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया गया। वो कुछ नए कानून लेकर आया और वो अच्छे कानून थे। जैसे उसने पहला कानून जो लाया वो लाया प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जिसकी भी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी आदमी, आम आदमी की, वो प्रोटेक्ट रहेगी, कोई उसको कब्जा नहीं कर सकता, कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, दूसरा वो चीज़ लाया क्या, एक ऐसा सिस्टम लाया कि सब जगह वेट बराबर होना चाहिए। पूरे ऑल ओवर फ्रांस में वेट एक ही तरह से करा जाएगा। ऐसा नहीं है कहीं केजी में नापा जा रहा है, कहीं पाउंड्स में नापा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर जगह एक ही तरह का वेट सिस्टम अपनाया जाएगा। उसके अलावा वो डेसिमल सिस्टम को भी उसने फ्रांस में अप्लाई किया। ठीक है, उसने डिस्कवर नहीं किया डेसिमल सिस्टम, सबको मालूम है डेसिमल सिस्टम इंडिया में डिस्कवर हुआ था, पर उसने डेसिमल सिस्टम को फ्रांस में अप्लाई करवाया। नेपोलियन के डिक्टेटर बनने के बाद उसने पूरी तरह फ्रांस पे अपना कब्ज़ा जमा लिया और अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों पे हमला करने लगा, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, प्रूशिया हो गए। पर लड़ाई करते करते 1815 में
वाटरलू के युद्ध के दौरान वो हार गया, और इसी के साथ जो उसका रूल था फ्रांस के ऊपर वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया और फ्रांस एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने के बाद, उन सारे फ्रेंच पीपल्स की कुर्बानी के बाद, हमें तीन चीज़ों का एहसास हुआ कि हर देश में ये तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला लिबर्टी, आज़ादी। दूसरा फेडरेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। और तीसरा इक्वलिटी, सबको बराबर का अधिकार। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।